हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का ये सेशन आप सभी को पता है हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है। आप सभी का स्वागत है क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर की सीरीज में। तो आज के सेशन में देखिए वीकली करंट अफेयर आपको थोड़ा सा अलग मिलने वाला है। यहाँ पर हर बार आपको स्क्रीन रिकॉर्डर वीकली करंट अफेयर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार यहाँ पर हम टॉप 25 क्वेश्चन को डायरेक्ट डिस्कस करने वाले हैं 21 से लेकर 27 अप्रैल तक के सभी करंट अफेयर को, जो कि इंपॉर्टेंट है। ऐसे टॉप 25 करंट अफेयर को यहाँ पर आज के सेशन में हम समझेंगे फास्टली। सारे क्वेश्चन आंसर को, सारे करंट अफेयर को यहाँ पर हम देखने वाले हैं, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा, इसलिए एंड तक बने रहिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के वीकली करंट अफेयर का। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इस साल 2025 में दिया जाएगा कुमार मंगलम बिरला को। अगर हम यहां पर कुमार मंगलम बिरला की बात करते हैं तो ये कौन है? तो ये बिरला ग्रुप के वर्तमान में चेयरमैन के पद पर हैं। इनको 2025 के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई। देखिए अलग अलग सेक्टर में योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। कुमार मंगलम बिरला को ट्रेड के माध्यम से इंडिया के डेवलपमेंट में इन्होंने जो योगदान दिया, इसके लिए यह अवार्ड दिया गया। अब देखिए दो तरह के अवार्ड है वैसे यहां पर। एक लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, यह हर साल किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है, इंडिविजुअल को। इसके अलावा मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड भी दिए जाते हैं। यहां पर ये एक से ज्यादा लोगों को दिए जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ही है और यही एग्जाम में पूछा जाता है। 2022 में शुरुआत की गई थी इस अवार्ड की और पहली बार भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की बात करें तो 2025 में ये श्रद्धा कपूर, सोनाली कुलकर्णी, सुनील शेट्टी और सचिन पिलगांवकर को दिया गया। इन सभी को इंडियन सिनेमा में योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया। और एक वायलिन वादी का बहुत फेमस है डॉक्टर एन रजम, इनको शास्त्रीय संगीत में इनके योगदान के लिए दिया जाएगा मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत की गई थी 2022 में। पहली बार किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी को। और अब दिया जा रहा है कुमार मंगलम बिरला को। हाल ही में पद्मश्री विजेता मैथ्यू सैमुअल कालारिकल का हाल ही में निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पद्मश्री अवार्ड विनर है मैथ्यू सैमुअल कालारिकल। ये बहुत ही फेमस एक चिकित्सक हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगर हम इनकी एज देखते हैं तो ये 77 ईयर के थे। स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों के कारण लंबे समय से ये सर्वाइव कर रहे थे और अब जाकर इनका निधन हो गया है। भारत के बहुत ही फेमस एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इन्हें इंडिया में फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी के नाम से जाना जाता है। ओके, एंजियोप्लास्टी हार्ट से संबंधित बीमारी का एक इलाज है। केरल राज्य से आते हैं मैथ्यू सैमुअल कालारिकल। मेडिकल फील्ड में इनके योगदान के लिए इन्हें सन 2000 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। हाल ही में 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी मैथ्यू सैमुअल कालारिकल। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहां बनाया गया है? अच्छा, 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर की बात करें तो एक वर्कशॉप में, एक कारखाने के अंदर 3D प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं और फिर उन्हें एक जगह पर ले जाकर असेंबल किया जाता है। यह कहलाती है 3D प्रिंटेड टेक्निक। तो इसी के माध्यम से 3D प्रिंटेड पहला सैन्य बंकर, मिलिट्री बंकर बनाया गया है भारत के लद्दाख राज्य में। देखिए यहां पर मशीन के माध्यम से इसको अलग अलग पुर्जों को बनाया गया और फिर ले जाकर इसको एक जगह पर असेंबल कर दिया जाता है। इंडिया का सबसे हाईएस्ट 3D, पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन आप इसको मान सकते हैं। 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर है, 11,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में से बनाया गया। देखिए स्ट्रक्चर को 24 घंटे में वर्कशॉप में तैयार कर लिया गया और एक जगह पर लाकर असेंबल करने में 5 दिन का समय लगा है। इसके अलावा वर्ल्ड की, स्पेशली इंडिया की जो 3D प्रिंटेड पहली चीजें हैं, तो इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया गया था 2023। फर्स्ट 3D प्रिंटेड ब्रिज 2022 में तेलंगाना, और यहीं पर फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल भी बनाया गया था 2023 में तेलंगाना में।
इसके अलावा पहला 3D प्रिंटेड हाउस की बात करें महाराष्ट्र के पुणे में, और पहला 3D प्रिंटेड मिलिट्री हाउसिंग यूनिट की बात करें तो ये बनाई गई थी गुजरात के अहमदाबाद में। ये सब फर्स्ट हैं इंडिया में, तो याद रखिएगा। पीएम नरेंद्र मोदी 2 मई को विंझिजिम इंटरनेशनल सी पोर्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। ये किस राज्य में स्थित है? तो विंझिजिम इंटरनेशनल सी पोर्ट, जिसका इनॉग्रेशन 2 मई को भारत के पीएम करने वाले हैं, यह देखने को मिलता है भारत के केरला स्टेट में। केरल के कोचीन में स्थित है विंझिजिम इंटरनेशनल सी पोर्ट। इसकी विशेषताएं जानते हैं क्या? भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट सी पोर्ट है ये। डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब है बड़े बड़े जहाज यहां पर आते हैं, माल उतारते हैं और उस माल को छोटे जहाजों में लोड करके अलग अलग छोटे बंदरगाह पर भेजा जाता है। तो इंडिया का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विंझिजिम इंटरनेशनल पोर्ट 2 मई को इनॉग्रेशन होगा। 2024 में लास्ट ईयर ट्रायल के लिए इसे खोला गया था और अब फाइनली इनॉग्रेट किया जाएगा 2 मई को। 8,867 करोड़ रुपए की लागत से यह बनाया गया है केरला में। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस आर्टिकल को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? तो इन 4 आर्टिकल में से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डेमोक्रेसी के लिए न्यूक्लियर मिसाइल कहा है आर्टिकल 142 को। देखिए रिसेंटली क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने आर्टिकल 142 के पावर का यूज करके राज्यपाल और राष्ट्रपति की बिल पर समय सीमा निर्धारित करने की कोशिश की थी। राज्यपाल को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि भाई आपके लिए टाइम लिमिट है, इतने समय में आपको बिल पर साइन करने पड़ेंगे। और प्रेसिडेंट के लिए भी कहा था कि भाई आप भी वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते, स्पेशली पॉकेट वीटो का यूज नहीं कर सकते। तब वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की और यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो पावर है आर्टिकल 142 का, इसको डेमोक्रेसी के खिलाफ एक न्यूक्लियर मिसाइल के रूप में यूज कर रहे हैं। आर्टिकल 142 क्या कहता है? ये सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर देता है। अगर कोई ऐसा मामला है जिसके बारे में कानून स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं करता, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से आदेश दे सकता है ताकि न्याय या जस्टिस को स्थापित किया जा सके। यह कहता है आर्टिकल 142। तो क्योंकि संविधान में राज्यपाल या प्रेसिडेंट कितने समय में बिल पर साइन करेंगे, स्वीकृति देंगे, इसका प्रावधान नहीं है, तो इसी को डिफाइन करने की कोशिश की, इसी के लिए आदेश पारित किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहां पर उपराष्ट्रपति ने आलोचना की सुप्रीम कोर्ट की कि भाई आप प्रेसिडेंट को कैसे ऑर्डर कर सकते हो? तो आर्टिकल 142 का जो पावर सुप्रीम कोर्ट यूज कर रहा है, एक्चुअल में वो न्यूक्लियर मिसाइल की तरह है डेमोक्रेसी के खिलाफ। ये कहा था जगदीप धनखड़ ने। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए यहां पर देखिए इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। आपको पता होगा इंडिया की सभी एग्जाम्स में, चाहे वो स्टेट की एग्जाम हो, सेंट्रल की, एसएससी, रेलवे, सब में आपको इंग्लिश पूछी जाती है। तो यहां पर आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है, साथ ही साथ आपको हर टॉपिक का पीडीएफ मिल जाएगा। मॉक टेस्ट आप यहां पर लगा सकते हैं। बहुत ही इजी वे में सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहां पर पूरी इंग्लिश आपकी प्रिपेयर हो जाएगी एग्जाम के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, काफी नॉमिनल अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये अवेलेबल है अभी के लिए 24 घंटे के लिए। तो आप लिंक पर क्लिक करके इसे अवेल कर सकते हैं। और कोई हर्डल आता है, कोई आपका डाउट है, तो नीचे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ल्ड प्रेस फोटो द्वारा किस देश के फोटोग्राफर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो के द्वारा फिलिस्तीनी फोटोग्राफर को हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है जिनका नाम है समर अबू एलॉफ। इन्होंने गाजा में जो तबाही हुई है इजराइल के हमले के बाद, तो वहां पर एक 9 साल के बच्चा, जो कि एक महमूद अजोर नाम का बच्चा है, उसकी एक पिक्चर को क्लिक किया था। इजरायली एयर स्ट्राइक में उस बच्चे ने दोनों हाथ अपने गवा दिए थे। तो उसके बाद उस फोटो को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रकाशित किया था। और अब वर्ल्ड प्रेस फोटो ने समर अबू एलॉफ के इसी पिक्चर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। तस्वीर गाजा में जो संघर्ष हुआ है इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के मध्य में, उसकी जो रियलिटी है, हार्श रियलिटी है, उसके बारे में बताती है कि भाई कैसा मतलब
क्रूरता या फिर यूं कहें कि कितनी बर्बादी हुई है ना, युद्ध में कैसे बर्बादी होती है, कहीं ना कहीं इस चीज को ये तस्वीर रिफ्लेक्ट करती है कि युद्ध में देशों को क्या क्या खोना पड़ता है। ठीक है, गलती किसी की भी हो, पर अगर दो देशों के मध्य में युद्ध होता है, जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान के मध्य के हालात हैं, तो युद्ध में कहीं ना कहीं देखना जो इंसान होते हैं उन्हीं को नुकसान होता है, वो किसी भी तरफ के हो। तो कोई भी देश ऐसा कोई भी एक्शन ना ले जिससे युद्ध हो या संभावना हो, जैसे कि अभी पाकिस्तान ने गलती कर दी है, अब संभावना युद्ध की भी बन रही है इंडिया की, तो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए ऐसा कोई भी स्टेप ना ले जिससे युद्ध की कंडीशन बने। उकसाएगा तो ऑब्वियस सी बात है युद्ध होगा। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फोटो हर साल डच फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फोटो के द्वारा। ओके, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोडो डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित है? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है जिनका नाम है मोंडो डुप्लेंटिस। इनकी बात करें तो ये पोल वॉल्ट के खिलाड़ी हैं, तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर ए। देखिए, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करते हैं तो ये स्पोर्ट्स के ऑस्कर कहलाते हैं। ओके, अभी मैड्रिड में दिए गए थे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। यहां पर कुछ कैटेगरीज में आपको बता देता हूं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया, स्वीडन के खिलाड़ी हैं, पोल वॉल्ट के खिलाड़ी हैं। फिर इसी कैटेगरी में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की बात करें तो ये सिमोन बाइल्स हैं, यूएसए की जिम्नास्ट। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड, स्पेन की टीम को दिया गया, फुटबॉल क्लब है। और लॉरियस स्पोर्टिंग आइकॉन अवार्ड की बात करें तो राफेल नडाल को दिया गया, स्पेन के खिलाड़ी हैं टेनिस के। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनके बारे में आपको याद रखना चाहिए। ये दो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो इसको स्पेशली याद रखना। लॉरियस स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा हर साल ये अवार्ड दिया जाता है और 1999 में इसे शुरू किया गया था। अब पोल वॉल्ट के खिलाड़ी मोंडो डुप्लांटिस की बात करें, जिनकी अभी हमने बात करी, ये ट्रैक और फील्ड के दूसरे एथलीट है जिनको ये अवार्ड दिया गया, क्योंकि इनके पहले उसेन बोल्ट को भी इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आदिवासी साहित्य संस्था ने कोक बोरोक भाषा को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की। यह भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो आदिवासी साहित्य संस्था ने कोक बोरोक लैंग्वेज के लिए कहा है कि इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए। ये जो लैंग्वेज है ना, ये त्रिपुरा में बोली जाती है। त्रिपुरा में एक बोरोक कम्युनिटी है, वहां के आदिवासी समुदायों के द्वारा बड़े स्केल पर कोक बोरोक लैंग्वेज को बोला जाता है। अब इन्होंने डिमांड की है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं के साथ 23वीं भाषा के रूप में कोक बोरोक को मान्यता दी जानी चाहिए। त्रिपुरा के राजाओं का इतिहास देखें ना, तो वो भी कोक बोरोक भाषा में ही लिखा हुआ है। त्रिपुरा ने 1979 में इसे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में राज्य में मान्यता दी थी। त्रिपुरा की ऑलमोस्ट 23.97% पॉपुलेशन कोक बोरोक भाषा बोलती है। विजडन क्रिकेटर एल्मनेक 2025 में मेंस कैटेगरी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी को मिला है? तो विजडन क्रिकेटर एल्मनेक 2025, इसमें मेंस कैटेगरी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो दिया गया जसप्रीत बुमराह को। विजडन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है, इंग्लैंड से प्रकाशित होती है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में हर साल स्पोर्ट्स अवार्ड देती है। इसमें जो मेंस कैटेगरी के क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो दिया गया जसप्रीत बुमराह को, और इसी में विमेन कैटेगरी का जो अवार्ड है विमेन क्रिकेटर स्मृति मंधाना को दिया गया। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी दोनों का ही इंडियन प्लेयर के पास आया है। इसके अलावा बेस्ट T20 क्रिकेटर का जो सम्मान है वो वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर निकोलस पोरन को दिया गया। तो इंडिया वाले दोनों याद रखिएगा, वही इंपॉर्टेंट है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिकेट खेल जगत में बहुत ही बड़ा अवार्ड माना जाता है। विजडन पत्रिका के द्वारा दिया जाता है और शुरुआत की गई थी 1889 में। इसके बाद 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो देखिए, पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई थी, एक टेररिस्ट अटैक हुआ था
22 अप्रैल को। उसके बाद बारामूला क्षेत्र के और उसके आसपास से के क्षेत्र से एलओसी पार करके जो पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे उनसे निपटने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है इंडियन आर्मी ने, और इसका नाम रखा है ऑपरेशन टिक्का। क्या नाम रखा गया? ऑपरेशन टिक्का। तो अभी टेरर अटैक हुआ था, ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ, और यहां पर एलओसी पर हमको बारामूला सेक्टर देखने को मिलता है, जिस पर इंडिया में इंटर करने की जो पाकिस्तानी टेररिस्ट कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ ऑपरेशन टिक्का चलाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो पहली चीज कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 11th शेड्यूल पंचायती राज को या पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करती है। सबसे पहली बार जो 2010 में भारत के पीएम थे मनमोहन सिंह, उन्होंने अनाउंस किया था कि नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाएगा 24 अप्रैल को, और पहली बार यह मनाया गया 2011 में। 2025 में 15वां नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया गया है, मनाया गया है। पहला 2010 में मनाया गया था, अनाउंस किया गया था, और 2011 में पहली बार मनाया गया। देखिए क्यों मनाया जाता है? तो एक 73वां संविधान संशोधन लाया गया था 1992 में, जिसे 24 अप्रैल 1993 में देश में लागू किया गया। इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 9 पार्ट में आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक के प्रावधान 16 आर्टिकल पंचायतों से रिलेटेड ऐड किए गए, और 11th शेड्यूल को जोड़ा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें 29 सब्जेक्ट पर पावर दिए गए हैं पंचायतों को डिसीजन मेकर के रूप में। तो ये जो एक्ट था, अमेंडमेंट एक्ट, से लागू किया गया 24 अप्रैल 1993, इसलिए नेशनल पंचायती राज डे का जो डे चुना गया है वो 24 अप्रैल का है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में वैसे डीपीएसपी में ग्राम पंचायत की अवधारणा थी, लेकिन फिर संवैधानिक प्रावधान दिया गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। भारत ने पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया है। यह किस वर्ष हुई थी? तो इंडिया और पाकिस्तान के मध्य में सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, 1960 में। 1960 में यह समझौता हुआ था, और इसके तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 नदियों को, 6 नदियों में से 3 नदियों को आपस में बांटा गया था। अभी पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया ने इस संधि को रद्द कर दिया है, सख्त एक्शन लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। 5 एक्शन लिए थे, उसमें से एक इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया जाना था। अब देखिए इंडस वाटर ट्रीटी की ही बात करते हैं। 1960 में, 19 सितंबर 1960 में इसे अपनाया गया था दोनों देशों के माध्यम से, दोनों देशों के द्वारा। वर्ल्ड बैंक मीडिएटर था, इसकी मध्यस्थता में यह संधि हुई थी। अब हुआ यह था कि 6 मेजर रिवर हैं, जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब, इन्हें कहा जाता है वेस्टर्न रिवर। इन तीनों का कंट्रोल दिया गया पाकिस्तान को, मतलब 80% तक कंट्रोल पाकिस्तान के पास था। कुछ सिंचाई के लिए पानी इंडिया या फिर जल विद्युत के रूप में यूज कर सकता था, लेकिन 80% इसका राइट दिया गया पाकिस्तान को। इसके अलावा रावी, ब्यास और सतलुज, ये जो ईस्टर्न रिवर है, ये दिया गया इंडिया के कंट्रोल में। इनका 80% पानी इंडिया यूज करता है। तो ये ट्रीटी थी जिसको अब रद्द किया है इंडिया ने। 1960 में हुई थी भारत और पाकिस्तान के मध्य में। भारत की सहायता से बनाया जा रहा अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? अगर अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की बात करें तो यह हमें देखने को मिलती है कहां पर? यह देखने को मिलती है नेपाल में। ओके, इंडिया के सहयोग से ही अरुण 3 जल विद्युत परियोजना को नेपाल में शुरू किया गया है। देखिए अभी बनाया जा रहा है इसको। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मनोहर लाल ये नेपाल गए थे और इन्होंने दौरा किया अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का। इसके तहत जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, भारत की सतलज जल विद्युत निगम और नेपाल गवर्नमेंट ने साथ में मिलकर बनाए हैं। 900 मेगावाट इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की क्षमता है। 30 साल तक
सतलज जल विद्युत निगम इसको ऑपरेट करेगा और उसके बाद इसकी ऑनरशिप नेपाल को ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन 30 साल तक नेपाल को जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी उसका 21.9% दिया जाएगा। किसको? नेपाल को। और 30 साल तक हम इंडिया की जो कंपनी है वो लेगी और फिर 30 साल बाद ट्रांसफर कर देंगे नेपाल को। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पर है? नेपाल में। पाकिस्तान ने हाल ही में मिशन शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की। यह समझौता किस वर्ष किया गया था? तो पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने जो एक्शन लिए हैं उसके खिलाफ पाकिस्तान ने अभी क्या किया कि शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की है। यह जो समझौता है 2 जुलाई 1972 को किया गया था, इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद। इस समझौते के तहत कुछ पीस ट्रीटी हुई थी, जैसे इंडिया और पाकिस्तान एलओसी पर शांति बनाए रखेंगे, कश्मीर का मामला इंटरनेशनली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की मध्यस्थता नहीं ली जाएगी, दोनों आपस में मिलकर सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 को, जिसे अब पाकिस्तान ने रद्द कर दिया। ठीक है। येलो सी, जिसे नॉर्थ सी भी कहा जाता है, किसके बीच में स्थित है? येलो सी हमको देखने को मिलता है चीन और कोरियाई पेनिसुला के मध्य में, चाइना और कोरियाई प्रायद्वीप के मध्य में येलो सी स्थित है। अगर हम यहां पर लोकेशन देखेंगे तो ये साउथ कोरिया का एरिया है या फिर कोरियाई प्रायद्वीप है, और इधर चाइना और बीच में देखने को मिलेगा येलो सी। अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि साउथ कोरिया और चाइना के मध्य में येलो सी में प्रोविजनल मैरीटाइम जोन है। मतलब दोनों देशों की आपसी सहमति से एक क्षेत्र निर्धारित कर लिया जाता है कि इस क्षेत्र के आसपास दोनों देश नहीं आएंगे। लेकिन अभी चाइना ने क्या किया कि इस पीस जो ट्रीटी है दोनों देशों के मध्य में उसका उल्लंघन किया और पीएमजेड एरिया में कुछ एक्टिविटीज की, जिसके खिलाफ साउथ कोरिया ने रिटेलिएट किया है। साउथ कोरिया ने अपना विरोध दर्ज करवाया है और इन दोनों देशों के मध्य में यहां पर तनाव बढ़ गया। वैसे जो इंटरनेशनल जो समुद्र है उसके लिए एक लॉ चलता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ओके, मरीन और जो मरीन एक्टिविटीज है उसके लिए एक कानूनी ढांचा है, समुद्री कानूनी संधि आप इसको बोल सकते हैं, जिसे 1994 में स्थापित किया गया था। और 157 देश अभी इस ट्रीटी को मानते हैं। इंटरनेशनल मरीन लॉ के रूप में इसे यूज किया जाता है, पर फिर भी देशों के मध्य में अगर कुछ मतभेद रहता है तो इस प्रकार के प्रोविजन दोनों देश मिलकर कर पाते हैं। पर येलो सी में अभी चाइना और साउथ कोरिया के मध्य में विरोध देखने को मिला है, तनाव देखने को मिला है। हाल ही में फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? फिडे विमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब चाइना की जू वेंजुन ने अपने नाम किया है। जू वेंजुन चाइना की रहने वाली है। इन्होंने अपने ही वतन की जीएम जोंजई, है ना, जोंजई इनका नाम है, थोड़ा सा चाइनीज नाम है, इनको देख लेना। जोंजई जो कि चाइना की, इनको हराकर अपने नाम किया है। वैसे खिताब जीतने वाली ही हमारे लिए काम की है, तो ये है जू वेंजुन। ओके, इनको हराकर फिडे विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब चाइना की जू वेंजुन ने जीता है, चीन की ही जोंजई को हराकर। ठीक है, तो विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो ये महिलाओं के मध्य में चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप है। 1927 में इसकी शुरुआत की गई थी। आयोजन 2-3 साल में एक बार किया जाता है, फिक्स नहीं है। आखिरी बार 2023 में हुआ था और अब 2025 में हुआ है। वर्ल्ड चेस फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। 2025 में फिडे विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जू वेंजुन, जो कि चाइनीज ग्रैंड मास्टर है शतरंज की, इन्होंने अपने नाम किया। अब तक भारत की तरफ से जो महिलाओं की चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसका खिताब किसने भी नहीं जीता है, किसी ने भी नहीं जीता। लेकिन भारत की कोनेरू हम्पी रनर अप रही है 2018 में। इनकी हमने आगे भी बात करेंगे। आंध्र प्रदेश से आती है कोनेरू हम्पी, भारत की पहली महिला चेस ग्रैंड मास्टर है। 2003 में अर्जुन अवार्ड इन्हें दिया जा चुका है और 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में बनाया गया? तो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया है चाइना में।
ये एक रोड ब्रिज है ना, लेकिन सभी कैटेगरीज में अगर हम गिन ले, रेलवे ब्रिज या कोई भी, तो सबसे ऊंचा ब्रिज है चाइना का ये वाला। ओके, एक रोड ब्रिज है, हाईएस्ट ब्रिज। इसको नाम दिया गया है हुइजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। ठीक है, चाइना में ये एक रोड ब्रिज है। अगर इसकी हाइट देखते हैं तो 625 मीटर ऊंचा समुद्र तल से देखने को मिलता है। एफिल टावर से ये ऑलमोस्ट 200 मीटर तक बड़ा है। एफिल टावर से 200 मीटर तक ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज चाइना में बनाया गया। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है ना, वो चिनाब नदी पर रेलवे ब्रिज है, जम्मू कश्मीर में। हाईएस्ट ब्रिज इन इंडिया 359 मीटर चिनाब पर देखने को मिलता है। चिनाब रेलवे ब्रिज ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है। लेकिन ऑल ओवर सबसे हाईएस्ट ब्रिज पूछता तो फिर एक रोड ब्रिज हो जाता चाइना का, जो कि अभी बनाया गया है। पोप फ्रांसिस का हाल ही में निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित थे? तो ईसाइयों के हेड के रूप में काम करते, चर्चेस के हेड होते हैं पोप। पोप फ्रांसिस एक पद है पोप का, है ना, ईसाइयों में चलता है। तो हाल ही में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। ये वेटिकन सिटी से संबंधित है। इसके अलावा इनका जो जन्म है ना, वो अर्जेंटीना में हुआ था, पोप फ्रांसिस का। तो दोनों देशों की इनके पास सिटीजनशिप थी, अर्जेंटीना की भी और वेटिकन सिटी की भी। क्योंकि देखिए, पोप के पद पर अगर कोई होता है तो वो वर्ल्ड के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी का शासक होता है, और साथ ही साथ जितने भी ईसाइयों के चर्चेस होते हैं, कैथोलिक चर्च होते हैं, उनका हेड भी पोप को ही माना जाता है। तो पोप के पद पर पोप फ्रांसिस थे, जिनका 88 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। वेटिकन सिटी के पोप थे। दो देशों की सिटीजनशिप थी, वेटिकन सिटी और अर्जेंटीना, जहां पर ये पैदा हुए। ठीक है, पोप फ्रांसिस 2013 में पोप बने थे, और पोप बनने वाले 266वें पोप थे कैथोलिक ईसाइयों के, 266वें पोप। हाल ही में इनका निधन हो गया। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा हाल ही में 16 अलग अलग प्लेसेस को, जो कि 11 अलग अलग देशों में देखने को मिलते हैं, इन्हें ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है। 16 प्लेसेस को। अच्छा, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क क्या है, यह समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की बात करें तो यूनेस्को के तहत स्थापित एक नॉन प्रॉफिटेबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। शुरुआत 2015 में की गई थी। अभी 2025 में इसकी 10वीं एनिवर्सरी, जिसमें 16 नए प्लेसेस को जोड़ा गया। एक्चुअल में होता क्या है कि जियो पार्क प्रोग्राम या फिर ग्लोबल जियो पार्क है, ऐसे स्पेशल सिटीज या जगह होते हैं जो कि नेचुरल हेरिटेज के रूप में या फिर भूगोल के महत्व के रूप में इंपॉर्टेंस रखते हैं। भौगोलिक इंपॉर्टेंस हो या फिर नेचुरल हेरिटेज के रूप में जिनका इंपॉर्टेंस हो, तो ऐसे प्लेसेस को यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क में शामिल किया जा सकता है। तो रिसेंटली 2025 में अभी जो 10वीं एनिवर्सरी थी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की, उसमें 16 नए प्लेसेस को, साइट्स को इसमें शामिल किया गया है। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहां लॉन्च किया गया? इंडिया का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल लॉन्च किया गया है मुंबई में। क्रूज टर्मिनल मतलब जो क्रूज शिप होते हैं और जो बोल सकते हैं यात्री होते हैं, उनके लिए एक अलग से पोर्ट में ही अलग से एक क्षेत्र बनाया जाता है क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो इंडिया का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई में बनाया गया है हाल ही में। यूनियन पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवे मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने मुंबई में मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल की शुरुआत की है। क्रूज शिप और पैसेंजर के लिए पोर्ट पर ही अलग से जगह क्रूज टर्मिनल के नाम से जानी जाती है। इंडिया का सबसे बड़ा मुंबई में बना है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? हर साल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जानते क्या होता है? बौद्धिक संपत्ति। कोई भी इनोवेशन एक बौद्धिक संपत्ति हो सकती है। कोई भी अगर कोई बुक लिख दी है ना, कोई उपन्यास, नॉवेल वगैरह लिख दिया, तो ये क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है।
तो पूरे वर्ल्ड के लोगों को पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, इनके महत्व के बारे में अवेयर करना कि भाई तो आपका कोई इनोवेशन है तो उसका पेटेंट करवा लो, कोई आपने बुक वगैरह लिखी है, रचनात्मक आपकी कुछ लिखावट है तो कॉपीराइट करवा लो, आपका कोई लोगो है, ब्रांड है तो आप ट्रेडमार्क ले लो ताकि उसको कोई कॉपी ना कर पाए। तो इन चीजों के प्रति लोगों को अवेयर करना, क्रिएटर और इनोवेटर्स के योगदान को सम्मानित करना, यह उद्देश्य है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे को मनाए जाने का। हर साल ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 की थीम की बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी, ये 2025 की थीम है। 2024 की थीम है आईपी एंड द एसडीजीज, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विथ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये 2024 की थीम है। तो 25 की तो याद रखना ही रखना पड़ेगी आपको। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। हाल ही में पुणे में आयोजित फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, वर्ल्ड चेस फेडरेशन के द्वारा यह आयोजित करवाई जा रही है फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स शतरंज की प्रतियोगिता है, जिसका खिताब इंडिया की शतरंज ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने अपने नाम किया है। इनकी अभी हमने बात भी की थी। ओके, तो देखिए पुणे में अभी आयोजित किया गया था फिडे विमेंस ग्रैंड प्रिक्स। बुल्गारिया की नुरग्युल को हराकर भारत की कोनेरू हम्पी ने यह खिताब अपने नाम किया। सेकेंड प्लेस पर चीन की जू जिनर रही और तीसरे स्थान पर भारत की ही दिव्या देशमुख रही है। अब फीडे विमेंस ग्रैंड प्रिक्स ये साल भर में 6 टेस्ट टूर्नामेंट की एक सीरीज है। इसका 5वां टूर्नामेंट था पुणे फिडे विमेंस ग्रैंड प्रिक्स, 5वां टूर्नामेंट था। ठीक है, 6 टूर्नामेंट हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो अंक टेबल में टॉप 2 महिलाएं होती है वो फिर कैंडिडेट टूर्नामेंट में आगे जाती है और वहां जो जीतता है फिर वो वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट या चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करता है। तो आप तो ये समझो कि पुणे फिडे विमेंस ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो ये कोनेरू हम्पी ने अपने नाम किया है। ठीक है, अब जो छठा आखिरी टूर्नामेंट होगा वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा मई में, ऑस्ट्रिया में। कहां पर? मई में। ठीक है, कोनेरू हम्पी बता चुका हूं, आंध्र प्रदेश से है, इंडिया की पहली विमेन चेस ग्रैंड मास्टर। 2003 में अर्जुन अवार्ड इनको दिया जा चुका है और 2007 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आईएमएफ की हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था 2025-26 में कौन सी होगी? तो आईएमएफ की हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था 2025-26 में होगी इंडिया। तो देखो, पहली चीज आपको यहां पर यह पता चलती है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है आईएमएफ। कौन जारी करता है? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है हर साल। वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में यहां पर डेटा दिया जाता है, वर्ल्ड की इकोनॉमी को एनालिसिस किया जाता है। इसने कहा है आईएमएफ ने अपनी इस रिपोर्ट में कि 2025-26 में इंडिया वर्ल्ड की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी होगी पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, 2025 और 2026 में दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन होगी? इंडिया की। 2025 में इंडिया 6.2% की जीडीपी ग्रोथ से ग्रो करेगा और 2026 में ये ऑलमोस्ट 6.3% ग्रो इंडिया को मिलेगी। सेकेंड पर चाइना है जो 2025 में ऑलमोस्ट 4.5% जीडीपी ग्रोथ से ग्रो करेगा और 2026 में ये ऑलमोस्ट 4% की ग्रोथ से ग्रो करेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक दुनिया के देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ का एनालिसिस करने के लिए एक रिपोर्ट है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के द्वारा इसे निकाला जाता है। साल में 2 बार निकाली जाती है ना? एक बार अप्रैल में आती है और फिर आती है अक्टूबर में। तो पहली बार कब आई थी? पहली बार आई थी 1967 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड 1944 में स्थापित हुआ था। ब्रेटन वुड सम्मेलन यूएसए में हुआ था उसके आधार पर,
और इसने काम करना शुरू किया फिर 1945 में। वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। गरिया पूजा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? गरिया पूजा त्योहार यह मनाया जाता है भारत के त्रिपुरा राज्य में। कहां पर? भारत के त्रिपुरा में गरिया पूजा त्योहार। देखिए, त्रिपुरा में मनाई जाती है। यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी हमने कोक बोरोक लैंग्वेज को पढ़ा था। तो वो कोक बोरोक लैंग्वेज बोलने वाली जो बोरोक कम्युनिटी है वो और त्रिपुरा की अदर कम्युनिटी ये गरिया पूजा फेस्टिवल को त्रिपुरा में मनाती है। बोईसाख महीने में मनाया जाता है। नॉर्मली इस बार ये मनाया गया 21 अप्रैल को और 7 दिन तक ये त्योहार चलता है। इसमें बोरोक कम्युनिटी जो कि कोक बोरोक लैंग्वेज बोलती है या अदर हलाम कम्युनिटी त्रिपुरा की और अदर कम्युनिटी बाबा गरिया जो कि उनके लोक देवता है उनकी पूजा करती है। 7 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। नई फसल के आगमन के रूप में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है और प्रकृति को धन्यवाद दिया जाता है। गरिया पूजा फेस्टिवल त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। ऑस्कर अवार्ड 2028 से एक नई पुरस्कार श्रेणी कौन सी जोड़ी जाएगी? तो ऑस्कर अवार्ड को एकेडमिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एकेडमिक अवार्ड के नाम से। अब होगा ये ऑस्कर अवार्ड में कि 2028 में एक नई श्रेणी, एक नई कैटेगरी जोड़ी जा रही है जो है बेस्ट स्टंट डिजाइन। ये नई कैटेगरी है ऑस्कर अवार्ड 2025 में, बेस्ट स्टंट डिजाइन। देखिए, अवार्ड जो एक्शन स्टंट टीम होती है जो किसी भी मूवी में स्टंट करवाती है, सिखाती है ना, सिनेरियो बनाती है, तो वो जो स्टंट टीम है उनको देने के लिए एक नई कैटेगरी जोड़ेंगे। लेकिन ये जोड़ेंगे 2028 के ऑस्कर अवार्ड में। आपको पता है 2028 में जो ऑस्कर अवार्ड होंगे वो 100th सेरेमनी है ऑस्कर अवार्ड की और यहीं पर स्टंट डिजाइन कैटेगरी को शामिल किया जाएगा। लेकिन 2026 में नेक्स्ट ईयर 98वां एकेडमिक अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड होगा, उसमें भी एक कैटेगरी जोड़ी जाएगी, अचीवमेंट इन कास्टिंग। एक नया अवार्ड है जो कास्ट करते हैं मूवी में या फिर किसी भी कैरेक्टर के लिए किसी को कास्ट करते हैं तो उसके लिए अचीवमेंट इन कास्टिंग एक कैटेगरी जोड़ी जाएगी और इस कैटेगरी में 2026 से अवार्ड दिया जाएगा। अभी तक आपको पता है कि केवल 23 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है, 23 कैटेगरी में। 2026 में एक और जुड़ेगी, अचीवमेंट इन कास्टिंग 24वीं कैटेगरी हो जाएगी और जब 100वीं सेरेमनी मनाई जाएगी 2028 में तो स्टंट डिजाइन कैटेगरी को जोड़ा जाएगा और ये 25वीं कैटेगरी हो जाएगी ऑस्कर अवार्ड में। ओके, तो ये है हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। अगर एकेडमिक अवार्ड की यहां पर हम बात करते हैं तो एकेडमिक अवार्ड को ऑस्कर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। फिल्म और इंडस्ट्री में बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस अमेरिकी संस्था है, इसके द्वारा हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं। पहली बार इनकी शुरुआत की गई थी 1929 में, 1929 में इसकी शुरुआत की गई थी पहली बार। ओके, तो यहां पर ये हमने टॉप 25 क्वेश्चन को यहां पर डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप वीकली करंट अफेयर का आज का ये सेशन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजा आया होगा। बहुत ही शानदार तरीके से टॉप 25 करंट अफेयर यहां पर आपके कवर हो गए होंगे, एक एक फैक्ट कवर हो गया होगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करते जाइएगा, अपना कमेंट छोड़ के जाइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।